ओके, नाउ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कैलोरी, स्टेट इट्स रिलेशन विद जूल। तो ये यार एग्जाम में आते हैं, मतलब उसकी यूनिट बताओ, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट बताओ, ये सब एग्जाम में आता ही है, मतलब आने हैं एग्जाम में, चाहे वो फोर्स या वर्क वाले से वर्क का, कि स्टेट द वर्क, उसकी यूनिट बताओ, ये करना है। सो 1 कैलोरी का मतलब क्या हुआ कि 1 कैलोरी इज हीट, इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेस्ट टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ देखो, 1 ग्राम वाटर को एक सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं 1 कैलोरी, मतलब 1 कैलोरी बोलेंगे कि 1 कैलोरी अगर लग रही है, 1 ग्राम मास कितना ले, 1 ग्राम ऑफ वाटर, और कितना रेज हो जाए, 1 सेल्सियस रेज हो जाए, टेम्परेचर कितना रेज हो जाए, 1 सेल्सियस। ये एग्जांपल दिया, फ्रॉम 14 टू 15.5, मतलब एग्जांपल दिया। यही एग्जांपल पूरी बुक में दिया हुआ हाँ है। ठीक है, तो 1 कैलोरी इज 4.2, और जाकर कैलोरी जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल, याद रखना, ठीक है ना। तो अब ऐसे भी कह सकते हो 4.2 जूल बताओ, तो 4.2 जूल का मतलब है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, भाई हीट एंड टेम्परेचर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये देख लेना, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी, हाँ ये आ सकता है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हाँ सो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये एग्जाम में आते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेस्ट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए बॉडी, मतलब 1 किलोग्राम बॉडी को हमें हीट करना है 1 केल्विन, या जितना ज़रूरत पड़ रही है उसको हीट करने के लिए, उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। वेन हीट कैपेसिटी डिफाइन द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड रेज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर मास ऑफ द बॉडी, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ बॉडी और यहाँ पर इंटायर मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, पूरे बॉडी का मास को, मतलब कोई एक बॉडी है, जैसे पेन है, पेन को हीट करना है समझो, तो ये हो जाएगी हीट कैपेसिटी कि एक सेल्सियस हमने बढ़ा दिया, 1 केल्विन बढ़ा दिया, पूरी पेन का, हाँ वो पेन का, हाँ वो हीट कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन अब वही पेन का 1 ग्राम पकड़े, 1 ग्राम को हीट करने में कितना लगा, तब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, जैसा मटेरियल होता है, एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, बहुत कम है, कंपेरेटिवली 4.2 समथिंग है ना। तो इसीलिए कॉपर को कैलोरीमीटर बोला जाता है, क्योंकि कॉपर में हीट वेस्ट नहीं होती, जल्दी हीट हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा कॉपर मटेरियल, ये भी एग्जाम में आता है। कॉपर जो मटेरियल है वो जल्दी हीट हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक एरिया लिया गया है, स्पेसिफिक का मतलब उस मटेरियल के लिए, उस मटेरियल के सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, 1 यूनिट मास, बॉडी का मास के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट 2 फैक्टर्स अपॉन विच द हीट अब्जॉर्ब बाय बॉडी डिपेंड, भाई हीट, बॉडी जो हीट अब्जॉर्ब करती है, कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं कि कोई बॉडी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रही है, कोई बॉडी कम हीट अब्जॉर्ब कर रही है। भाई मास पर तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, भाई जितनी ज़्यादा मास रहेगी, जितनी बड़ी बॉडी रहेगी, उतनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेगी, तो कॉमन सेंस है ना, जितनी बड़ी बॉडी रहेगी उतनी ज़्यादा हीट क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। बड़ा मास है बॉडी का, भाई आपने हीट दिया, छोटा सा पानी, प्याले में पानी रखा, गर्म, फौरन गर्म हो जाएगा, लेकिन वही बड़ा रखो टोप पानी का, वो देर में देखो गर्म होगा, क्योंकि बड़ा मास है, ज़्यादा मास है, ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रहा है वो, है ना। ये मास ऑफ द बॉडी एक फैक्टर हो गया अब्जॉर्ब हीट का, और दूसरा उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, कोई जल्दी गर्म हो जाएगा, कोई देर में गर्म होगा, है ना। जैसे कॉपर जल्दी गर्म हो जाएगा। गिव 2 रीजन वाई कॉपर इज प्रेफर्ड ओवर द अदर मेटेरियल, कोई बताया, इसके मैं बता रहा था कॉपर क्यों, क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। द 2 फैक्टर ऑफ बाय विच कॉपर इज प्रेफर्ड ओवर द अदर मेटल फॉर यूजिंग कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मतलब होता है ऐसे बर्तन या ऐसा मटेरियल जो हीट या टेम्परेचर, जहाँ पे हीट एक्सपेरिमेंट हो, हीट का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना, वहाँ पे यूज़ करें, वहाँ पर यूज़ करें कि भाई हीट इधर उधर ज़्यादा बर्बाद ना होने पाए।
इसीलिए बर्तन देखो अक्सर हम लोग कॉपर के नीचे देखो, बर्तन के नीचे कॉपर का एक वो कोई कुकर उकर देखोगे अच्छा वाला, नीचे कॉपर की प्लेट लगी रहती है। क्यों? कि इससे हीट जल्दी ट्रांसफर कर जाए, हीट वो मेटल ज़्यादा खाए ना अपने अंदर। बनाना खाना है और पता चला कि आधी एनर्जी मेरी वो मेटल में चली जा रही है, वही मेटल ही गर्म होने में चला जा रहा है। तो गिव टू रीजन, ठीक है। तो द टू फैक्टर बाई विच द कॉपर इज प्रेफर्ड ओवर द अदर मेटल फॉर यूजिंग कैलोरी मीटर आर एज फॉलोज। इट हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन अदर मेटल। कॉपर का इट टेक लीस्ट, अब लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ही यही हुआ, इट टेक लीस्ट या मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम इट्स कंटेंट टू अटेन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ज़्यादा खाएगा नहीं एनर्जी, ज़्यादा हीट नहीं खाएगा ये। वाई इट इज बेस ऑफ कुकिंग पैन जनरली मेड ऑफ थिक, सेम मेड थिक। थिक क्यों बनाए जाते हैं अक्सर कुकिंग पैन? क्योंकि देर तक के क्या रहे, अगर हीट वो ऑब्जर्व कर रहा है तो देर तक उसके ऊपर क्या रहे, हीट रहे, उतनी जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, जल्दी तुम्हारा खाना जल सकता है। अगर पतला ये है, नीचे का जो बॉटम है अगर पतला है, हीट जल्दी ट्रांसफर कर जाएगी फौरन, तो कुछ भी खाना है वो जल्दी वो गर्म हो सकता है। तो थिनर बेस पैन डेफिनेटली ट्रांसमिट हीट फ्रॉम द बर्नर टू द फूड। बर्नर से फूड के लिए द बेस मेड अप ऑफ द मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट व्हेन इट कम्स टू इवन कुकिंग एंड मेंटेनिंग रेगुलर हीटिंग, हमें रेगुलर हीटिंग चाहिए। पता ही आपने कुछ भी बिरयानी डाली फिर गर्म कर दे, बिरयानी को क्या कर दे, गर्म कर दे। थिन है बॉटम, तुमने गैस चालू की, फौरन हीट जल्दी तो ट्रांसफर कर गई बिरयानी में, अब नीचे जल जाएगा फिर वो। तो इसीलिए मोटा थोड़ा सा रखते हैं कि अगर हीट ट्रांसफर भी हो रही है तो थोड़ा सा रेगुलेट होकर ट्रांसफर हो कि हमारा खाना जले ना, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हीट है ना ऊपर जाएगी, वो थिन उस मेटल पे हीट रहेगी, अच्छी हीट तो बर्बाद नहीं जाएगी, उस मेटल में हीट रहेगी, तो मेटल हीट धीरे धीरे देता रहेगा कन्वेक्शन के थ्रू। तो अलग-अलग मेटल्स के हाँ, so without hot spots around the pan, it's convenient to use thicker base pans. Also, it has more thermal mass. It also retains its temperature, that is pan will stay high temperature above and beyond the amount of heat that can immediately supplied by the heat. तो थोड़ा सा मेंटेन रखता है हीट को ये आता है एग्जाम में, देखो ये सब इंपॉर्टेंट, ये आते हैं एग्जाम में। डिफाइन द हीट कैपेसिटी एंड स्टेट इज एसआई यूनिट। हीट कैपेसिटी का मतलब मैंने बता दिया कि पूरी बॉडी को जो हीट लग रही है उसे बोलते हैं उसका हीट कैपेसिटी, पूरी बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन टू एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स मास। तो द चेंज इन टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस विच इज बीइंग हीटेड। तो कौन कौन लोग डिपेंड करते हैं, हीट कम ज़्यादा हो रहा है, मास बॉडी का, बॉडी की हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, ये सब है ना। कितना तुम्हें टेम्परेचर देना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है, ज़्यादा देर तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। So to change the temperature of substance, a given quantity of heat is absorbed or rejected by it, which is characterized by a quantity known as the heat capacity or thermal capacity. The thermal capacity is defined as the total amount of heat required to raise temperature body by 1 Celsius. ठीक है, it is represented by 1 Celsius. मास का नहीं आएगा, मतलब 1 सेल्सियस को बढ़ाना है उस बॉडी में, कितना बढ़ाना है हमें, तो 1 सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट लग रही है उसी को हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम बॉडी को 1 सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी हीट लग रही है, तो उसको स्पेसिफिक हीट, तो उसमें मास ऐड हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द बॉडी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। और इसके एसआई यूनिट क्या होगी, देख लो एसआई यूनिट, हीट सप्लाई टू बॉडी मतलब ये हो गया ऊपर जूल, चेंज इन टेम्परेचर नीचे हो गया केल्विन, क्या हो गया, हाँ जूल पर केल्विन। आगे देखो जूल पर केल्विन ले सकते हो, जूल पर डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, जूल पर केल्विन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से आप एसआई यूनिट ले सकते हो। ये पुरानी यूनिट है, तुम ये एसआई यूनिट याद रखो, जूल पर केल्विन याद रखो। भाई फॉर्मूला में बताएगा यूनिट, कौन बताएगा, फॉर्मूला बताएगा यूनिट। भाई हमने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा, Q बाई टी, हीट का फॉर्मूला जूल होता है, जूल हीट मतलब एनर्जी, जूल अपॉन टेम्परेचर अपॉन केल्विन, केल्विन ले लो, सेल्सियस भी होता है केल्विन, केल्विन ले लो, तो जूल अपॉन केल्विन। और यही केल्विन सुना है। अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता, स्पेसिफिक के लिए m मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, m मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, जूल अपॉन जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब छोटा सी होता है, तो जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन, क्योंकि हीट अपॉन
मास ऑफ द बॉडी एंड देन टेम्परेचर, ठीक है ना। भाई हीट का फॉर्मूला क्या है, एम सी डेल्टा टी, सी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी। अब सी चाहिए तुम्हें तो मास नीचे आएगा, डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा सी। अब क्या हो गया, जूल हो गया नीचे, मास हो गया किलोग्राम और डेल्टा टी हो गया केल्विन। तो जूल बस लिख देना, ये जूल किलोग्राम केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे व्हाट डू अंडर, ये भी एग्जाम में आता है, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज 60 जूल पर केल्विन। तो 60 जूल पर केल्विन का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम बॉडी को हीट करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, टू रेज हाउ मच टेम्परेचर 1 केल्विन। समझ गया ना, 60 जूल केल्विन का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम बॉडी को हीट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, 60 जूल, टू इंक्रीज हाउ मच टेम्परेचर 1 केल्विन, ठीक है। तो यही होता है, यही इसका मतलब हुआ, ये एग्जाम में आते ही एग्जाम में। तो इट मीन्स दैट 60 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 सेल्सियस, ठीक है ना, या 1 केल्विन कह सकते हो। अब द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ लेड इज 130 जूल किलोग्राम पर केल्विन। पर केल्विन मतलब द हीट रिक्वायर्ड, द 130 जूल हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 केल्विन ऑफ बॉडी 1 किलोग्राम, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी 130 जूल इज द 130 joule of heat is required to raise the temperature of 1 kilogram of mass by 1 degree Celsius, ठीक है ना। So the temperature change is difference between the final and initial temperature, समझ गए। तो ये एग्जाम में आते हैं कि कॉन्सेप्ट, एग्जाम देखो अभी 2 साल से तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिजिक्स में। पिछले साल का तो सबसे टफ क्वेश्चन रहा है, हिस्टोरिकल रहा है आईसीएससी के टाइम का। इतने कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे हैं। हाउ कैन टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस बाई कन्वर्टेड इनटू, हाउ कैन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट टू एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये तो पता ही है यार हम लोगों को कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। भाई टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, लिख देना बस, याद रखना। यहाँ पे केल्विन लिखोगे, यहाँ सी प्लस ई, केल्विन हमेशा ज़्यादा रहेगा, आगे रहेगा आंसर में, ठीक है ना। तो बस इस तरह कर देना। ये तो खैर, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्प्रेइंग ऑफ वाटर ऑन द रोड्स इन द इवनिंग इन द हॉट समर। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्प्रेइंग वाटर हम लोग देखो अक्सर, अगर पुराने घर देखो जिसमें छत होती है घरों में, अक्सर पानी देखो वो करते हैं, छिड़कते हैं, क्या हो जाए थोड़ा ठंडा हो जाए। तो सिंस वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की बहुत ज़्यादा होती है, 4.2 होती है वाटर की, और 0 पॉइंट समथिंग कॉपर की होती है, 0 पॉइंट समथिंग कॉपर की होती है। आई थिंक उस टाइम कॉपर का थोड़ा सा हमने आपको 4.2 बोल दिया था मुझसे, तो 0.4 या 0.3 समथिंग होती कॉपर की, 4.2 वाटर की होती है। वाटर गर्म करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसमें आता है ब्रीजिंग वाला भी आता है कि दोपहर को सी ब्रीज लाइन ब्रीज का आता है कि दोपहर को क्या होता है मालूम है, सी ब्रीज होती है कि लाइन ब्रीज होती है, आफ्टरनून नहीं सी ब्रीज होती है, सी ब्रीज होगी लाइन ब्रीज होगी, सी ब्रीज क्यों, सी से हवा आ रही है ना, लाइन ब्रीज होगी ना भाई। जो अर्थ होता है, अर्थ का हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है कंपेरेटिवली वाटर के। तो जब सन टाइम में क्या होगा, सनराइज में जो अर्थ है ना, यानी जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। जब ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी तो वहाँ की हवा ऊपर चली जाएगी। जब वहाँ की जगह खाली हो जाएगी तो सी ब्रीज होने लगेगी, समुंदर की तरफ से हवा आने लगेगी। और हम लोग जाएंगे बीच में दोपहर को तो हमें समुंदर की तरफ से हवा आती हुई महसूस होगी जोर से। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है, ज़मीन जल्दी हीट हो गई है, वहाँ की जगह खाली हो गई, वहाँ की हवा ऊपर चली गई। हीट होती है गैस तो ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी, वहाँ जगह खाली होगी तो वो हवा, वो जगह खाली हवा, प्रेशर उधर कम हो, ये हो गया ना, कम हो गया ना। तो जहाँ पर जो सन के ऊपर की जो हवा है, विंड जो हवा है, वो इधर आने लगेगी, ज़मीन की तरफ आने लगेगी, क्योंकि इधर की जगह खाली हो गई। वही शाम को अगर देखेंगे, जैसे जब सनसेट हो जाएगा, तो सनसेट होगा तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि भाई अर्थ की, ज़मीन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, अर्थ जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन पानी गर्म ही रहेगा, पानी क्या रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा, पानी गर्म रहेगा तो वहाँ की हवा, वहाँ की गैस सब ऊपर चली जाएंगी, तो फिर लैंड ब्रीज होने लगेगी।
ठीक है, तो रात में लैंड ब्रीज और दिन में सी ब्रीज। सी ब्रीज। उसका रीजन क्या है? सिंपल आंसर लिख देना कि इन आफ्टरनून या सनसेट या सनराइज में कौन सी ब्रीज होती है? सन सी ब्रीज होती है, ठीक है ना। और रात में लैंड ब्रीज होती है, बिकॉज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड इज मच लोअर देन दी वाटर। बस ये लिख देना इतना सा। रीजनिंग क्वेश्चन के बाद आएंगे। हाँ, यही सब आते हैं। देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब क्या होता है? सॉलिड फेज से लिक्विड में जाना, उसे मेल्टिंग बोलते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जहाँ पर फेज चेंज हो जाए, सॉलिड से क्या बन जाए? लिक्विड। हाँ, ऐसा कोई टेम्परेचर, वो टेम्परेचर की Constant कोई temperature। 50 डिग्री में हुआ जा रहा है मेल्ट, कोई 70 डिग्री में मेल्ट हुआ जा रहा है कोई मटेरियल, तो वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है? बॉइलिंग जितना तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग उतनी जल्दी होने लगेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जल्दी बॉइल होने लगेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो अक्सर कुकर देखो, कुकर क्या होता है? ऊपर से पैक कर देते हैं, इससे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, खाना जल्दी बन जाएगा, है ना। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। और भी रीजनिंग आती है, जैसे ये वाला एग्जाम में भी आ जाता है स्टार। चलो ओके, एक्सप्लेन व्हाई द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड आफ्टर हेल स्टॉर्म। मतलब हेल स्टॉर्म होने के बाद बर्फबारी होती है ना, ओले गिरते हैं, उसके बाद ज़्यादा कोल्ड क्यों हो जाता है एटमॉस्फेयर। सो आफ्टर द हेल स्टॉर्म द आइस बॉल बिगिन टू मेल्ट। आइस बॉल जो होते हैं, बर्फ के जो टुकड़े गिरते हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं। वो मेल्ट कैसे हो रहे हैं? हमारे आसपास की हीट को खींच रहे हैं, तभी तो मेल्ट हो रहा है। मेल्ट कोई चीज़ मेल्ट, अगर आइस पिघल रही है, आइस गर्म हो रही है, तो आइस कैसे पिघलेगी? बाजू वाले की कुछ हीट ले रहा होगा, तो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर हीट लेकर पिघलने लगेगा। हमारे आसपास की एटमॉस्फेयर की, हाँ, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर की हीट जब खींच लेगा वो, तो हम ठंडी नहीं लगेगी हमें। कॉमन सेंस ना, है ना। तो यही होता है, ये रीज़न है। और हाँ, ये वाला एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन व्हाई डज द एयर पासिंग थ्रू अ डेजर्ट, व्हाई डज द एयर पासिंग थ्रू अ डेजर्ट कूलर कूलर बिकम कूलर। हमेशा गलती होती है। Explain why does the air passing through the desert cool? इन द डेजर्ट, इन ए डेजर्ट कूलर हॉट एंड ड्राई एयर पास थ्रू वेट। अच्छा, ये कूलर जो होता है ना, कूलर पानी कूलर में जलाते हैं गर्मियों में, तो उसमें क्या होता है मालूम है कि हवा में ठंडी मिलती है। ठंडी क्यों मिल रही है हवा? ये बताना, हवा में ठंडी क्यों मिल रही है? बाहर तो गर्म हवा चल रही है, तो बाहर जो गर्म हवा चल रही होती है वो कहाँ से पास होती है? वेट पैड से पास होती है। वो जो घास के वो पैड लगे रहते हैं, वहां से पास होगी, तो वहां पर जो वाटर है ना, एवेपोरेट हो जाता है। द एवेपोरेशन ऑफ वाटर कूल द पैड वाइल द वाटर इज सर्कुलेटिंग, सो एज द रिजल्ट इनकमिंग एयर गेट्स कूल्ड। एवेपोरेशन होता है, तो वहाँ की जो गर्म हवा जो होती है, एवेपोरेशन के बाद ठंडी हवा बदल जाती है। तो ये चीज़ रीज़न होता है। ये भी देखो, वाई एक्सप्लेन वाई डू डॉक्टर एडवाइस टू पुट स्ट्रिप ऑफ वेट क्लॉथ ऑन द फोरहेड इफ ए पर्सन हैविंग हाई टेम्परेचर या हैविंग फीवर, ठीक है ना। तो क्यों हम लोग सर के ऊपर पट्टी रखते हैं? तो व्हेन वेट क्लॉथ स्ट्रिप इज पुट ऑन द फोरहेड ऑफ द पर्सन हैविंग हाई टेम्परेचर द वाटर बीइंग एवापोरेटेड। एवापोरेट होता है, एवापोरेट कैसे होगा वाटर? जब वो हीट मिलेगी उसे, तभी पानी है ना एवापोरेट होगा। पानी एवापोरेट हो रहा है, जैसे गैस में पानी रखा, तो जब हम गैस चालू की, पानी धीरे धीरे देखो हवा में उड़ेगा, एवापोरेट होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट मिल रही है उसे। तो अब वही बॉडी की हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा और पानी एवापोरेट होने लगेगा, इसीलिए पट्टी धीरे धीरे सूख जाएगी, जल्दी सूख जाती है। फिर क्यों? क्योंकि बॉडी की हीट से पानी एवापोरेट हो रहा है। तो वहाँ तो ये रीज़न होता है ना, सेंट्रल। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर 2 से 3 न्यूमेरिकल भी आप कर लोगे, 3 अगर हम आपको न्यूमेरिकल करा देंगे, 3-3, 4-4 नंबर के, 3 टाइप के, तो भी काफ़ी हो जाएगा आप लोगों को। ये वाला एग्जाम में आता है रीजनिंग में। देखो, वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डज नॉट फ्रीज एट वंस इन कोल्ड कंट्रीज, गिव द रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कि यार जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि लेक्स एंड पॉन्ड डज नॉट, लेक्स और पॉन्ड में
पानी है ना फ्रीज नहीं होता, लेकिन वहीं पर अगर हम सी की बात करें तो ऊपर का पानी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है पूरा। तो ये क्या रीज़न ऐसा बोल रहा है। फिर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, देन नेम द लॉ ऑन विच दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखो, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट नीड्स टू बी विड्रॉन फॉर वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स टू फ्रीज। ठीक है ना। तो पॉन्ड्स और लेक को फ्रीज करने के लिए हीट बहुत, मतलब जो हीट ऑफ फ्यूजन है आइस बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो हेंस वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट फ्रीज एट वंस इन कोल्ड कंट्रीज। तो इसलिए कोल्ड कंट्रीज में लेक्स और पॉन्ड फ्रीज नहीं होते हैं। क्या रीज़न है? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट नीड्स टू बी विड्रॉन फॉर वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड। कि बहुत ज़्यादा अगर हीट निकले, वहाँ से हट जाए, हीट निकल जाए तो वो फ्रीज हो जाएगा। इसलिए तो रीज़न मेन यही है, क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज वेरी हाई। लेटेंट हीट पता है ना? लेटेंट हीट का मतलब वो वाली एनर्जी जो फॉर्म चेंज करने के लिए यूज होती है बॉडी के। जैसे बॉडी वाटर से सॉलिड बन, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है, तो ये जो फॉर्म चेंज होता है वहाँ पर जो हीट की ज़रूरत पड़ती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। अब देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, क्या? जो कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है, कैलोरीमेट्री मतलब यही हुआ कि हीट है ना एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट क्या हो रही है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जा रही है। तो ये अब हमें पता है कि यार एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेशन इन नेचर होती है। भाई कोई बॉडी, पानी के बॉटल हमने ला के रखा ठंडी फ्रिज से, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, पानी वार्म हो गया या नॉर्मल हो गया, कहाँ गया भाई वो ठंडक, कहाँ चली गई? तो एटमॉस्फेयर ने उसकी हीट या उसकी जो एनर्जी है या उस पानी ने, जो ठंडा पानी है उसने एटमॉस्फेयर जो था चारों तरफ उसके, उस ठंडे पानी व उस आइस के चारों तरफ वो कंपेरेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर था, तो ज़्यादा हीट थी उसके पास, तो उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्व कर लिया। हीट को एब्जॉर्व कर लिया उसने, वो आइस क्या धीरे धीरे वाटर बन गया। तो हीट और फिर एटमॉस्फेयर की हीट जो एब्जॉर्व किया तो वहाँ के आसपास का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होने लगेगा, है ना। अगर देखो कहीं पर हम जहाँ बहुत ज़्यादा आइस है वहाँ पर देखो अक्सर ठंडा ही रहता है। ऑफकोर्स ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? उसकी वजह ये है कि आसपास की हीट को वो एब्जॉर्ब करता है। तो यही है कंजर्वेशन है कि जो कैलोरीमेट्री है वो किस लॉ पे है? किस लॉ पर है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। ठीक है ना, कि हीट इधर उधर जा नहीं रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इम्प्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज फ्रॉम 0 to -22 इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है, वाटर में इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है, तो मेल्टिंग जो हीट आइस को मेल्ट करने के लिए, मेल्ट करने का जो पॉइंट है, मतलब हाइट किस पर मेल्ट हो जाती है? 0 डिग्री में हो जाती है, माइनस से जाके 0 डिग्री के आगे मेल्ट हो जाएगी। या हम फ्रीज की बात करें, उल्टा पकड़ना, चलो फ्रीज की बात करें, हमें आइस को फ्रीज कराना है, ऐसे पकड़ लो, आइस को क्या कराना है? फ्रीज कराना है। 0 डिग्री में फ्रीज हो जाता है, क्या बोल रहे हैं? वाटर को फ्रीज कराना है। वाटर क्या कराना है? फ्रीज कराना है। तो 0 डिग्री में भाई वाटर तुम्हारा 15 था, 15 से 14, 13 है ना, इस तरह पीछे जा रहे हैं, तो 0 में आकर क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें तुमने इम्प्योरिटीज मिला दिया, उसमें क्या मिला दिया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। हाँ, माइनस में चला जाएगा, मतलब इस रेंज में चला जाएगा, 0 से माइनस में आगे जाके चला जाएगा। क्यों? उतनी जल्दी फ्रीज होगा नहीं। जैसे कि तुमने नॉर्मल वाटर रखो फ्रीजर में और एक वाटर रख लो, समझो तुमने शुगर का पानी वाला वाटर रख दिया, और दोनों को तुम क्या करो, फ्रीज करने की कोशिश करो। वाटर जल्दी फ्रीज, मतलब आइस बन जाएगा, और जो तुमने शुगर मिलाकर और शक्कर का पानी रखा था या कुछ और शरबत रखा था, वो उसको टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ का याद रखो कि इम्प्योरिटीज मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बाद में न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, न्यूमेरिकल में 4 से 5, हम 5 भी न्यूमेरिकल या 4 भी हमने करा दिया ना, तो उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एग्जाम के टाइम कराएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 4 नंबर का तुम आराम से कर ले जाओगे। 4 नंबर का आता है